हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संजय। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। सो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक जो आता है दैट इज़ व्हाट इज़ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर क्या है? द टर्म कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म कंप्यूट। सो कंप्यूटर का जो उसका नाम पड़ा है वो किस टर्म से पड़ा है? कंप्यूट से। सो कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट। कुछ भी चीज़ को कैलकुलेट करना, दैट मीन्स टू कंप्यूट। सो कंप्यूटर एक्चुअली करता क्या है? A computer is a device that takes data from the user and stores it, processes it, and generates the required output as per processing instructions given by the user. So एक्चुअली में कंप्यूटर का काम क्या है? सबसे पहले तो जो है यूज़र का काम है उसे इनपुट देना, जो कि किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू दिया जा सकता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक एट्सेट्रा। उसके बाद जो हमने जो भी उसे इंस्ट्रक्शंस दी हैं कंप्यूटर को, उसने उसे स्टोर करना है। देन आफ्टर स्टोरिंग द इंस्ट्रक्शंस, वो फॉरवर्ड करेगा अपनी सारी इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, जहाँ पे उस इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस किया जाएगा, जिसके बाद कि वो हमारे पास आउटपुट फॉर्म में आएंगी प्रिंटर पे या हमारे डिस्प्ले पे। सो ये तीन मेन प्रोसेसिंग है उस कंप्यूटर की, जिसमें उसकी इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट आती है। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब उसकी खूबियाँ क्या हैं? सबसे पहले है उसका स्पीड, कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी काफ़ी कम टाइम में कर लेता है। सेकेंडली इसकी एक्यूरेसी, जितनी मर्जी भी कॉम्प्लेक्स कोई चीज़ अगर हमने सॉल्व करनी है, सो ये बिल्कुल एक्यूरेटली उसे सॉल्व कर सकता है एज कम्पेयर टू द ह्यूमन बींग्स। सो नेक्स्ट स्टेप इज इट इज़ ऑटोमेटिक। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी कैलकुलेशंस, इट विल डू इट बाई इट्स ओन। ये खुद से करेगा वो, हमें उसमें कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ये खुद से करेगा। हमें सिर्फ उसे इंस्ट्रक्शंस देनी है एंड दैट इज़ इनफ। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ देयर इज़ नो इंटेलिजेंस, बिकॉज जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम ही देंगे। अब अगर हम उसे कोई भी वैल्यू दे देते हैं 2+2 की, तो वो खुद से उसे माइनस नहीं करेगा जब तक कि उसे कोई भी इंस्ट्रक्शंस ना मिले। सो देयर इज़ नो इंटेलिजेंस फॉर द कंप्यूटर। नेक्स्ट इज़ वर्सेटिलिटी, मीन्स इट कैन वरी ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द यूज़र्स। कि आपने अगर उसे सिंपल टास्क दिया है तो वो सिंपल टास्क भी कर सकता है, अगर आपने उसे कोई कॉम्प्लेक्स टास्क दिया है, सो ही कैन परफॉर्म बोथ द टास्क एट द सेम टाइम। नेक्स्ट इज नेवर गेट्स टायर्ड, कभी थकता नहीं है। द कंप्यूटर जस्ट नीड्स द इलेक्ट्रिसिटी टू रन। एंड आवर लास्ट पॉइंट इज लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, कि उसके पास लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, जिसमें वो हमारी काफ़ी सारी जो इंस्ट्रक्शंस है, हमारा डेटा है, वो स्टोर करके उसे रख सकता है। सो वाई द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम टर्म कंप्यूट? सिर्फ कंप्यूट से ही कंप्यूटर क्यों डिराइव हुआ? कंप्यूटर अकेली कैलकुलेशंस तो करता नहीं। सो क्यों सिर्फ और सिर्फ कंप्यूट से डिराइव हुआ? बिकॉज जो कंप्यूटर की जो जर्नी है वो कैलकुलेटर से स्टार्ट हुई थी। सो कैलकुलेटर्स ही आगे इवॉल्व हुए हैं कंप्यूटर्स में। सो एज पर हमारा सबसे जो पुराना कैलकुलेटर यूज़ हुआ करता था वो होता था अबेकस। ये भी कम से कम 2000 साल पहले यूज़ किया जाता था लोगों के द्वारा। एंड ऑन योर स्क्रीन्स यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द कैलकुलेटर। इट इज़ अ वेरी सिंपल डिज़ाइन, ओके। सो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस वर नॉट पॉसिबल ऑन दिस। एज यू कैन सी देयर सिर्फ कुछ सम बीट्स हैं इसके ऊपर, जैसे प्लस माइनस के लिए, या कुछ सीक्वेंस में इसे मल्टीप्लिकेशंस के लिए यूज़ किया जा सकता था। कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस में ये यूज़ में नहीं आता था। सो हमारा उसके बाद 1617 में जो जॉन नेपियर थे, उन्होंने एक डिवाइस क्या था जो इन्वेंट करा, कैलकुलेटिंग डिवाइस था, जिसका नाम उन्होंने रखा नेपियर्स बोन, और कुछ लोग इसे कार्डबोर्ड मल्टीप्लिकेशन भी कहते थे। अब इसमें कार्डबोर्ड मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादातर जो इसे कंपल्शन दी गई थी वो थी मल्टीप्लिकेशन को,
बिकॉज उस टाइम पे जो मल्टीप्लिकेशन था उसे काफ़ी सारे सीक्वेंस ऑफ एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस करके परफॉर्म करना पड़ता था। सो इसलिए जॉन नेपियर ने इस इस कैलकुलेटिंग डिवाइस को इन्वेंट किया इन 1617। The bones consisted of a set of rectangular rods, each marked with a counting number at the top and the multiples of that number down their lengths. So as you can see कि जो वन की रोज एंड कॉलम्स हैं वो एक दूसरे से अगर हम देखा जाए, सो टू 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 वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, ऐसे से ये पूरा एक सीक्वेंस में 10 तक चल रहा है। सो हाँ, इस पर भी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं हो सकती थी, पर ये भी उस टाइम के हिसाब से ये भी काफ़ी एक नया स्टेप था जो नेपियर की तरफ से। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे आए हैं 1645 में ब्लेस पास्कल आते हैं, जिन्होंने एक इम्प्रूव्ड कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंट करा जिसका नाम उन्होंने पास्कलाइन रखा। सो यू कैन सी दैट ऑन योर स्क्रीन दैट इसमें क्या था कि ये जो छोटे छोटे रोटेटरी व्हील्स कंसिस्ट करता था, जैसे पहले मोबाइल फ़ोन्स में होते थे ना कि जैसे रोटेट करो तो वो व्हील के साथ उसकी नंबरिंग बीच में आ जाती थी, जिससे वो ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्शन और एडिशन से कुछ सीरीज़ के करते थे, जिससे वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में वी कैन परफॉर्म द ऑपरेशंस। This device could only add and subtract, while multiplications and division operations were implemented by a series of addition and subtraction. हाँ, तो वही कि जो भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन थी वो सारी इम्प्लीमेंट की जाती थी कुछ सीरीज ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन लगा के। पास्कलाइन was made of chain, wheel and gear. There were dials like a telephone rotatory dial that fails the number from 0 to 9. So maximum number इतने ही होते हैं जिसमें सभी लाई कर सकते हैं, 0 to 9, जिसमें से हम कुछ सीरीज ऑफ एडिशन सब्सट्रैक्शन के थ्रू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते थे। सो द नेक्स्ट वन वाज गोटरीड फोन लेबनिट्ज। देन इन्होंने क्या करा कि 1671 में एक और कैलकुलेटिंग डिवाइस को इन्वेंट करा जिसका नाम था स्टेपड्रकूनर। सो अब इसमें डिफरेंस क्या था? अब इसमें डिफरेंस ये था, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था, दिस वाज जस्ट अ मॉडिफाइड कंसेप्ट ऑफ पास्कलाइन। ये सिर्फ एक जो हमने पीछे वाला मॉडल देखा है उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है, जो कि ऐड कर सकता है, सब्ट्रैक्ट कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, डिवीजन कर सकता है, इवेल्युएट द स्क्वायर रूट्स बाय सीरीज ऑफ स्टेप्ड एडिशन। अब कुछ एडिशन करके एडिशन के स्टेप्स परफॉर्म करके ये स्क्वायर रूट्स भी निकाल सकता है। सेम इसकी बनावट भी सेम है, जिसमें एक रोटेटरी व्हील है जिसके थ्रू हमने जो क्या है उसके नंबर सेलेक्ट करेंगे। वेरी सिंपल डिज़ाइन, सेम उसी के जैसा डिज़ाइन है इसका। सो फिफ्थ नंबर पर हमारे आते हैं चार्ल्स बेबेज। अब इनका नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। 1833 में उन्होंने कैलकुलेटर प्रपोज किया था जो कि सभी फंडामेंटल जो कंसेप्ट्स थे आज के कंप्यूटर में जो यूज़ हो रहे हैं, जैसे बाइनरी फॉर्म्स जितने भी, इन्होंने 1833 में वो कंसेप्ट क्या किया था, प्रपोज करा था। बट उस टाइम पे उतनी टेक्नोलॉजी ना होने के कारण वो प्रोजेक्ट वहीं का वहीं छूट गया, एंड उस प्रोजेक्ट का इन्होंने नाम रखा था एनालिटिकल इंजन। एज यू कैन सी साइज में बहुत ही ह्यूज था ये। He is known as the father of computer in this modern era of computer because these fundamental concepts that are used in modern computers. So उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो ये फादर ऑफ कंप्यूटर इसलिए कहा बोले गए हैं बिकॉज आज के कंप्यूटर्स में जितने भी फंडामेंटल कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं वो उन्होंने 1833 में ही इन्वेंट कर दिए थे। सिर्फ कुछ टेक्नोलॉजी ना होने के कारण वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाए। उसके बाद इन अर्ली 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो जोसेफ जैकोब थे उन्होंने एक लूप
इन्वेंट करा जिसमें पंच कार्ड्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस करते थे. सो व्हाट आर पंच कार्ड्स? सो दिस वाज देयर मशीन एंड दीज आर पंच कार्ड्स. एज यू कैन सी, जहाँ जहाँ पे उन्होंने कैलकुलेशंस करनी थी, जो जो नंबर उन्होंने चूज़ करने थे, वो पंच कार्ड्स पर वहीं पे छप गए हैं. बाकी का काम कैलकुलेशंस का वो सारी ये मशीन करती थी. The mechanism involves the use of thousands of punch cards laced together. Each row of punched holes corresponds to a row of textile. So यार ये भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट है कि कुछ इसमें भी यही था कि कुछ सीरीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के थ्रू ही मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स परफॉर्म होती थी. अभी तक ऐसा कोई स्पेसिफिक कैलकुलेटर नहीं इन्वेंट हुआ था जिसमें मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स जो हैं वो डायरेक्टली हो सके. सो सेवन्थ नंबर पर हम आते हैं हरमन हॉलरिथ्स टैबुलेटिंग मशीन, जो कि हरमन हॉलरिथ ने बनाई थी. इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी ये. दिस विच यूजेज इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस एंड समराइज इंफॉर्मेशन ऑन पंच कार्ड्स. सो ये एक तरह से वाइब्रेशंस यूज़ करती थी. ये जो मशीन थी इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी जो कि वाइब्रेशंस यूज़ करती थी टू परफॉर्म सम कैलकुलेशंस. As you can see the pictures of this machine, and this machine was used by the Census Bureau of USA to tabulate the Americans census in 1890s. So ये भी सेम पुराने कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इसमें भी जो मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स हैं वो डायरेक्टली नहीं परफॉर्म की जा सकती थी बिकॉज लैक ऑफ टेक्नोलॉजी. सेम रीज़न. एट्थ नंबर पर आते हैं हमारे प्रोफेसर होवर्ड आइकन, जिन्होंने डेवलप करा था फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन. अब फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन आई थी 1937 में, जो कि इन्होंने किसके साथ कोलैबोरेशन करके बनाई थी? IBM के साथ. मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन वाज अ कंपनी दैट वाज वेरी फेमस एट दैट टाइम. एंड उस टाइम पे जो उन्होंने जितनी भी प्रोजेक्ट्स बनाए, IBM ने उन्हें हेल्प करी वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, जिसके कारण 1937 में फुल्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन बन पाई. इट वॉज नोन एज मार्क 1 कंप्यूटर कहा जाता था उसे, ऑल्सो कॉल्ड ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर. अब इसे ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर इसलिए कहा गया बिकॉज जितने भी पिछले कैलकुलेटर थे उसमें हमें मैनुअली सारी सीरीज अप्लाई करनी पड़ती थी एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की, ताकि हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को परफॉर्म कर सकें. पर अब इसमें ये मशीन खुद से उसे परफॉर्म करती थी, खुद से हमें आउटपुट देती थी. एंड यू कैन सी द साइज ऑफ द मशीन. It was an electromagnetic computer which used to perform 5 basic tasks: addition, subtraction, multiplication, division, and table references. It was a huge in size, and the design was very, very complex, but was very reliable. Then in between 1939 and 1942 के बीच में कहीं पे डॉक्टर जॉन एटनसॉफ और उनके जो असिस्टेंट थे कफर्ट बेरी, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था एक कंप्यूटर जिसका नाम उन्होंने रखा एटनसॉफ बेरी कंप्यूटर, यूजिंग सम मैथमेटिकल इक्वेशंस. अब उन्होंने कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस से एक नया कंप्यूटर बनाया जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. It is good in size, not very big, but compared to today's generations, it is big. It use vacuum tubes and capacitors for internal logic and storage. अब इसमें डिफरेंस क्या था पुराने कंप्यूटर से? दैट इसमें वैक्यूम ट्यूब्स एंड कैपेसिटर्स यूज़ करे गए थे. जितने भी इंटरनल लॉजिक या स्टोरेज जितने भी लगे थे इसमें, वो सारे वैक्यूम ट्यूब्स और कैपेसिटर में परफॉर्म होते थे, ना कि किसी भी तरह के पंच कार्ड्स पर. सो 10th नंबर पे है हमारा फर्स्ट. इट वाज द ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एनालाइजर एंड कंप्यूटर.
वॉज फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अभी हमारा फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि डेवलप हुआ 1943 में, जो कि प्रोफेसर जे प्रेस्पर एस्कर्ट एंड प्रोफेसर जॉन मॉकली इनकी टीम ने मिलकर इसे 1943 में डेवलप करा, जिसका जो कि सेम वैक्यूम ट्यूब्स ही यूज़ करा करते थे। एंड एज यू कैन सी it is also very big in size. It can perform 300 multiplications in 1 second. अब ये तो फास्ट हो गए कंप्यूटर दैट इट कैन, ये जो थे ये 300 मल्टीप्लिकेशंस एक सेकंड में परफॉर्म कर सकते थे। द कंप्यूटर्स वाज द कैलकुलेटर्स एक्चुअली वाज वेरी इवॉल्व्ड, बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुके थे इस टाइम तक। बट अभी भी इसमें कुछ जो ड्रॉबैक्स थे वो रहते थे, जैसा कि इसमें बताया है दैट इट कुड स्टोर ओनली वेरी लिमिटेड डेटा। जो डेटा है वो बहुत बहुत लिमिटेड यूज़ होता था इसमें। एंड जितने भी जो प्रोग्राम्स थे वो सारे वायर्ड थे ऑन बोर्ड, ना कि इन सॉफ्टवेयर। तो द नेक्स्ट इज एडवैक, दैट्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फर्स्ट प्रोजेक्ट था ये बिल्ड करने का ताकि हम जो एक स्टोरेज प्रोग्राम है उसे अप्लाई करके कंप्यूटर्स की अपनी जो स्टोरेज है उसे बढ़ा सकें, जो कि बाइनरी फॉर्म पे बेस्ड थी। और यहीं से बाइनरी फॉर्म की शुरुआत हुई, जो चार्ल्स बेबेज ने 1833 में प्रोजेक्ट को प्रपोज करा था। बट वो आज जाके कंप्लीट हुआ था। ये नियरली अबाउट 1945 के आसपास की बात है, जब जॉन वॉन न्यूमन ने अनाउंस करा था ये प्रोजेक्ट। इट वॉज द लिमिटेशन ऑफ स्टोरेज वॉज स्टिल अराउंड 5.6 KB। सो जो बाइनरी फॉर्म थी उस टाइम पे इक्वेशंस सिर्फ इतनी ही परफॉर्म कर सके कि वो मैक्सिमम स्टोरेज कितनी क्या थे गेन कर पाए, दैट 5.6 KB। एंड आजकल की अगर हमें रैम जहाँ फिर रोम वगैरह देखनी हो तो उसके कंपैरेटिवली दिस इज़ वेरी 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 short. So here you can see the same vacuum tubes and all, but the programs were entered so in the software of the computer in form of equations of binary. In 1947 team of Professor Maurice Wikes इन्होंने क्या करा कि डेवलप करा EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। दिस वाज द फर्स्ट कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम सक्सेसफुली बेस्ड ऑन बाइनरी फॉर्म। सो जो पिछला कंप्यूटर था, जो एडवैक था, उसने क्या करा कि उसकी जो जब उसने प्रोग्राम्स रन करे तो उसकी जो मैक्सिमम स्टोरेज लिमिट आ रही थी वो थी 5.6 KB के अराउंड, जो कि बहुत ही कम थी। सो इन 1947 उसके 3 या 4 साल बाद जो एडसैक है, ये वाले कंप्यूटर ने उससे सक्सेसफुली परफॉर्म करा, जिससे हम उसके जो स्टोरेज प्रोग्राम्स थे वो एक्चुअली सक्सेसफुली रन करके कंप्यूटर्स की जो अपनी स्टोरेज रैम रोम को एक्सपेंड कर सकते थे। एंड ये 1949 में इसका प्रोग्राम फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करा गया। 1951 से इसके कंप्यूटर्स लॉन्च हो गए वर्ल्ड वाइड फॉर द सेल। So here are your first evolved computer that is evolved from calculators. So what are the computer classifications? सबसे पहला हमारे पास आता है सुपर कंप्यूटर। सो सुपर कंप्यूटर क्या है? ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव और सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर थे, जो कि काफ़ी बड़े थे साइज़ में। अब जो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे उन्होंने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया, जो कि सुपर कंप्यूटर्स का ही एक प्रीडिसेसर है। मीन्स उसका एक छोटा वर्जन है सुपर कंप्यूटर्स का, सो दैट जो एक्सपेंसिव नहीं अफोर्ड कर सकते दे कैन अफोर्ड द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स टू मेक द सर्वर्स ऑफ लाइक बैंक्स और एनीथिंग लाइक schools, hospitals. सो आफ्टर दैट देयर आर मिनी कंप्यूटर्स, जो कि जनरल पर्पस कंप्यूटर से के नाम से भी जाने जाते हैं। अब ये भी एज अ सर्वर यूज़ हो सकते हैं, बिकॉज ये नॉर्मल कंप्यूटर से साइज़ में काफ़ी कुछ दुगने बड़े हैं। सो एवरी वन कैन नॉट अफोर्ड इट एक्सेप्ट दोज ऑर्गेनाइजेशंस
So next is the microcomputers. Microcomputers are also known as PCs in today's language, that we use at our homes, that you see at the cafes. And the fifth are laptops and handheld computer. So laptops are the most reliable form of computers. So नेक्स्ट आता है कंप्यूटर की जनरेशन्स. इसकी फर्स्ट जनरेशन थी 1942 से, जब उसकी पहली सेल लॉन्च हुई थी, जैसा कि अभी हमने देखा है हमारी स्क्रीन पे कि जो फर्स्ट जनरेशन है वो 1942 से स्टार्ट हुई थी. 1955 तक कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स ही यूज़ हुई थी. अब सेकंड जनरेशन चली थी 1955 से, और ये चली थी 1964 में, जिसमें सभी कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करा गया. थर्ड जनरेशन 1964 से 1975 तक चली, जिसमें आईसी सर्किट्स मींस इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए गए. अब सर्किट्स में दो तरह के सर्किट्स आते हैं. द फर्स्ट वन इज़ फ्लैट सर्किट्स एंड द सेकंड वन इज़ डुअल इन सर्किट्स. अब द डिफरेंस बिटवीन these circuits is that the flat circuits is a less powerful version of integrated circuits, and the dual in circuits are more powerful than that of flat circuits. Now in fourth generation 1975 से 1989 तक इसमें यूज़ करे गए माइक्रो प्रोसेसर्स. आज भी माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ हो रहे हैं आपके फ़ोन्स में, आपके कंप्यूटर्स में, आपके लैपटॉप्स में. माइक्रो प्रोसेसर्स आज भी यूज़ हो रहे हैं, जिसमें उसके कोर्स एंड उसके थ्रेड्स डिपेंड करते हैं. अब फिफ्थ जनरेशन है जो कि प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब इसमें जैसा जैसा अपडेट चलता रहा टाइम के अकॉर्डिंगली, कंप्यूटर्स में भी अपडेट आते रहे, वो भी इवॉल्व होते रहे. सो आज का टाइम डिपेंड करता है एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे. अब कंप्यूटर्स की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे होती हैं? वेल्थ फोरकास्ट, हॉस्पिटल्स में, बिजनेस में, एजुकेशन में, साइंस में. नाउ यू कैन सी स्पोर्ट्स, मूवीज़, म्यूज़िक, गेम्स, बैंकिंग. ये सभी अभी रिलाई करते हैं ऑन कंप्यूटर्स, बिकॉज ये जो पेपर वर्क था ये काफ़ी टाइम पहले का ख़त्म हो चुका है, जब से कंप्यूटर ने इंडस्ट्री में एंट्री करी है. अब आफ्टर दैट इन कैपेबिलिटीज़ क्या है एक कंप्यूटर में, कि जो कंप्यूटर है वो अपने आप को कभी खुद से प्रोग्राम नहीं कर सकता, हमेशा यूज़र ही उसे प्रोग्राम प्रोवाइड करेगा टू रन अ प्रोग्राम. सो कंप्यूटर कैन प्रोवाइड इट्स ओन आउटपुट. अब वो खुद को आउटपुट भी नहीं दे सकता कि उसे आगे क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है. कैन इंटरप्रेट डेटा ऑन इट्स ओन. अब जितनी भी हम इंस्ट्रक्शंस देंगे उन्हें बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा उसे एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. नेक्स्ट वन इज़ कैन नॉट इम्प्लीमेंट डिसीजंस ऑन इट्स ऑन. अब ये खुद से डिसीजंस भी नहीं ले सकता कि कब इसे शट डाउन होना है, कब इसे स्टार्ट होना है. हाँ, बट आज के कंप्यूटर्स ज़रूर कर सकते हैं ये, दैट विद द हेल्प ऑफ एआई. एंड द लास्ट वन इज़ द कंप्यूटर्स कैन नॉट थिंक. दे ओनली perform according to our instructions. They cannot think by their own. Next are the careers in computer departments. What are the careers that we see in computer departments? So as you can see on your screens, that programmers, web developers, data entry, computer science, graphic designers, cyber security, data analysts, data scientists. आज के टाइम में कंप्यूटर पे जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जितनी भी जॉब्स हैं उसकी बहुत बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं. अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज आर लाइक हेल्थ रिस्क. अब आप 4-5 घंटे कंप्यूटर पे बैठोगे तो आपकी बैक पेन तो होगी. सो हेल्थ रिस्क भी है, और आपकी आइज़ को भी रिस्क है इससे, बिकॉज ऑफ द स्क्रीन, द डिस्प्ले रेडिएशंस. एंड बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स पीपल आर ऑल्सो लूजिंग देयर जॉब्स. अब जहाँ पे लोग काम करते थे वहाँ पे कंप्यूटर खुद से काम करना शुरू हो गए हैं, जिसके कारण जॉब्स की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज आ रही है. And the next one is the
प्राइवेसी रिस्क, अब हमारा जितना भी डेटा है हम कंप्यूटर में यूज़ करके रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा डेटा है वो किसी भी टाइम किसी के भी पास एक्सेस हो सकता है, एंड कंप्यूटर्स के कारण ई वेस्ट भी बढ़ता है. सो दीज आर सम एडवांटेजेस. होप दिस वीडियो वुड हैव हेल्प्ड यू. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. सी यू अगेन गाइज.